पहली कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की है। प्रयागराज जिले में थरवई नाम का एक थाना है। इसी थाने के अंदर लखरावा गांव आता है। 15 नवंबर की सुबह गांव के एक पुराने आम के बाग में आवारा कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। कुत्तों का लड़ना आम बात है, लेकिन सूरज निकल आने के बाद भी उनका झगड़ा बंद नहीं हुआ। यह देखकर कुछ लोग पास गए। लोगों ने देखा कि कुत्ते बाग के एक कोने में जमीन अपने पंजों से खोद रहे थे। यह बात कुछ अजीब लगी। लोगों ने कुत्तों को वहां से भगा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वे फिर वापस आ गए और उसी जगह जमीन खोदने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सूंघने की ताकत ने किसी बड़े राज का पता लगा लिया हो। जब लोग पास जाकर देखने लगे तो जहां कुत्ते मिलकर जमीन खोद रहे थे, वहां से मिट्टी के नीचे दबा एक इंसानी हाथ बाहर दिखाई देने लगा। यह देखकर सब डर गए। साफ लग रहा था कि यह किसी हत्या का मामला है। इसलिए गांव वालों ने उसी वक्त पुलिस को खबर कर दी। थरवई थाने से इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बहुत सावधानी से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर बाद जमीन के अंदर से एक जवान लड़की की लाश बाहर निकली। लड़की की उम्र करीब 20 साल लग रही थी। उसके पैर एक साधारण सूती दुपट्टे से बंधे हुए थे। मौके के पास झाड़ियों में एक स्पोर्ट्स जूता और एक मोजा भी मिला। इसके बाद पुलिस ने लड़की की पहचान करने के लिए आसपास के सभी थानों में दर्ज गुमशुदगी की जानकारी देखी, लेकिन किसी से भी उसका कोई मेल नहीं हुआ। उधर इसी समय प्रयागराज से करीब 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान बाग में भी कुछ और सामने आया। वहां काम करने वाले एक मजदूर को झाड़ियों में पड़ा एक पुराना स्कूल बैग दिखा। उसने इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस ने आकर वह बैग उठा लिया। बैग के अंदर कुछ किताबें, एक पेन और एक डायरी मिली। डायरी के कॉपी पर दीपक नाम लिखकर उसके आगे मोबाइल नंबर लिखा था। बैग देखने से साफ लग रहा था कि वह किसी स्कूल या कॉलेज जाने वाली लड़की का था। बाग में काम करने वाले मजदूरों से जब पुलिस ने बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने उसी बाग के पास एक बाइक देखी थी। बाइक पर एक लड़का और एक लड़की थे। यह बात सुनकर पुलिस को लगा कि यह कोई अहम सुराग हो सकता है, लेकिन उस वक्त साफ नहीं हो पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। पुलिस ने बाग में अच्छे से छानबीन की। थोड़ी खुदाई करने पर वहां भी जमीन में दबी करीब 17 साल की एक लड़की की लाश मिल गई। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे इलाके में डर फैल गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कुछ लोगों को लगा कि कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर लड़की के पास जो सामान मिला, उसके आधार पर पुलिस ने उसके परिवार वालों की पहचान की और उन्हें घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार ने शव की पहचान साक्षी के रूप में की। परिवार वालों ने बताया कि साक्षी बनकट इस्माइलगंज, सोरांव की रहने वाली थी। वह बनकट गांव के ज्ञानेंद्र कुमार यादव की बेटी थी। साक्षी साल 2022 से शहर के कैंट इलाके में अपने फूफा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह इंटर की छात्रा थी। उसके फूफा श्यामलाल सेना में हवलदार हैं। 10 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे साक्षी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने कैंट थाने में उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और स्कूल पहुंचकर पूछताछ की। वहां शिक्षकों ने बताया कि उस दिन साक्षी स्कूल आई ही नहीं थी। पुलिस जांच कर ही रही थी कि तभी एफएसएल की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट से पता चला कि दोनों लड़कियों की मौत में करीब 2 से 3 दिन का अंतर था। कैंट थाना क्षेत्र सहित आसपास के चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। बालसन चौराहे के कैमरे में एक बाइक सवार युवक दिखाई दिया, जिसके पीछे स्कूल ड्रेस में एक छात्रा बैठी थी। बाइक नंबर और मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर पर कॉल करने की कोशिश की जो बैग में मिली किताब पर लिखा था, लेकिन फोन बंद मिला। जांच में पता चला कि यह नंबर हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक का है, जो आर्मी में ट्रेड गनर के पद पर तैनात था। जानकारी मिलते ही पुलिस सीधे उसके गांव कुसुमगुर पहुंची। दीपक घर पर ही मिला और वह बिल्कुल सामान्य तरीके से बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली। उसका मोबाइल भी पुलिस को मिला, लेकिन वह पूरी तरह फॉर्मेट किया हुआ था, मानो अभी अभी नया खरीदा गया हो। इस पर पुलिस को शक और गहरा गया। पुलिस ने फोन में फिर से इंस्टाग्राम डाला और बैकअप के जरिए पुराना डेटा निकाला। जैसे जैसे चैट और कॉल की जानकारी सामने आती गई, पूरा मामला एकदम उलटता चला गया। अब साफ होने लगा था कि जो कहानी बाहर से दिख रही थी, उसके पीछे सच कुछ और ही था। पिछले 8 महीनों में दीपक ने 13 बार अपना यूजर नेम बदला था। उसने कई लोगों को अनफॉलो किया, पुरानी पोस्ट भी डिलीट कर दी। वह हर हाल में साक्षी से जुड़ा कोई सबूत छुपाना चाहता था। जब पुलिस ने एक एक कर 21 सीसीटीवी फुटेज उसे दिखाया तो वह टूट गया। इसके बाद उसने पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताई। हर्षवर्धन सिंह, जिसे दीपक भी कहा जाता है, 26 साल का था और थरवई के कुसुमगुर गांव का रहने वाला था। वह सेना में नायक था और उस समय उसकी तैनाती पटियाला में थी।
साक्षी के मामा का घर उसके गांव कुसुंगुर के पास ही है। साक्षी के ममेरे भाई गांव के एक मैदान में दौड़ने आया करते थे। इसी दौरान दीपक की साक्षी से पहचान हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और करीब 8 महीने पहले इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दिन बीतते गए और सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच दीपक की शादी 30 नवंबर को तय हो गई थी, इसलिए उसने साक्षी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जब साक्षी को यह पता चला कि दीपक शादी करने वाला है तो उसने विरोध किया और धमकी दी कि अगर शादी नहीं की तो पुलिस में शिकायत करेगी। साक्षी चाहती थी कि दीपक यह शादी तोड़ दे। 9 नवंबर को दीपक छुट्टी लेकर घर आया था। उसने साक्षी को कई बार समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। तब दीपक ने मन ही मन ठान लिया कि उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। घटना से एक दिन पहले वह पूरी रात साक्षी से व्हाट्सएप पर बातचीत करता रहा। उसने साक्षी को बहाने से 10 नवंबर 2025 को मंदिर में शादी का झूठा भरोसा दिया और फिर कहीं दूर ले जाने की योजना बनाई। 10 नवंबर की सुबह साक्षी स्कूल जाने के लिए घर से निकली। रास्ते में दीपक उससे मिला और उसे बाइक पर बैठा कर ले गया। पूरे दिन वह उसे कंपनी गार्डन में घुमाता रहा। शाम करीब 5 बजे वह उसे थरवई के लखरावा गांव के एक बाग में ले गया। उस दिन साक्षी अपने साथ सिंदूर लेकर आई थी और लगातार शादी के लिए दबाव डाल रही थी। यहाँ झगड़ा हुआ और फिर अचानक उसने साक्षी को जमीन पर पटकते हुए दुपट्टे से उसका गला कस दिया। लेकिन इस दौरान साक्षी उससे भिड़ गई। उसे 2-3 थप्पड़ मारा, लेकिन वह दुपट्टे से अपना गला छुड़ाने में सफल नहीं हुई। गला कसने से पल भर में ही वह बेहोश हो गई और फिर दीपक ने अपने साथ लाए हुए चाकू से हमला किया और उसकी लाश को मिट्टी में दबा दिया। फिर सीधे घर वापस चला गया। घटना के बाद दीपक ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। उसके पास छात्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट की लॉगिन आईडी और पासवर्ड थे। उसी के जरिए उसने दोनों की सारी चैट डिलीट कर दी। हालांकि वह एक गलती कर गया, उसने ब्राउजर की हिस्ट्री नहीं मिटाई। जब पुलिस ने हिस्ट्री देखी तो पता चला कि घटना के बाद उसने इंटरनेट पर यह तक खोजा था कि मोबाइल की चैट कैसे डिलीट की जाती है। पूछताछ में उसने यह भी बताया कि साक्षी की ईमेल आईडी और पासवर्ड भी उसके पास थे। उसी के सहारे उसने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया था। आरोपी ने यह भी बताया कि जहां वारदात हुई वह जगह उसके घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर थी। वह उस इलाके को अच्छी तरह जानता था। इसी वजह से उसने हत्या के लिए उसी जगह को चुना। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था। लखरावा गांव में जो दूसरी लड़की की लाश मिली थी वह कौन थी? क्या उसका भी दीपक से कोई रिश्ता था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने आसपास के 6 जिलों की गुमशुदगी की रिपोर्टें देखीं। तभी 19 साल की एक लड़की नेहा का नाम सामने आया, जो 6 दिन से लापता थी। पुलिस ने नेहा के परिवार वालों को बुलाया और शव दिखाया। परिवार ने पहचान कर ली, वह लाश नेहा की ही थी। पूछताछ में नेहा के भाई ने बताया कि नेहा किसी लड़के से बात करती थी, लेकिन उसका नाम घर में किसी को नहीं बताया था। जिस दिन वह लापता हुई उस दिन वह घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपनी सहेली से नोट्स लेने जा रही है। नेहा के मोबाइल की जांच की गई। पता चला कि गायब होने से ठीक पहले उसने एक इंस्टाग्राम अकाउंट से आखिरी बार वीडियो कॉल की थी। उस अकाउंट का नाम अजीब सा था, जिसमें नंबर और निशान मिले जुले थे। यह देखकर पुलिस को ध्यान आया कि दीपक भी ऐसे ही नाम से अकाउंट बनाता था ताकि कोई उसे पहचान न सके। एक ही इलाके में एक ही हफ्ते में 2 जवान लड़कियों की लाश जमीन में दबी मिली थी। दोनों हत्याओं का तरीका भी लगभग एक जैसा था। इसी वजह से जब साक्षी की हत्या के आरोपी दीपक को पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस को लगा कि नेहा की हत्या भी दीपक ने की होगी। सबसे बड़ा कारण यह था कि नेहा और दीपक के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत के सबूत पुलिस को पहले ही मिल चुके थे। इसलिए पुलिस ने दीपक को ही दोनों हत्याओं का आरोपी मानकर उससे लगातार पूछताछ की। जब पुलिस ने दीपक से नेहा के बारे में सवाल किया तो वह घबरा गया। उसकी बातों में हड़बड़ाहट साफ दिख रही थी। उसने कहा, नेहा मुझे पहले से जानती थी। साक्षी के मेरी जिंदगी में आने से पहले से ही वह मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था। मैंने तो उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। पुलिस को उसके बयान में कुछ हद तक सच्चाई लग रही थी। तो सवाल उठा कि क्या नेहा की हत्या किसी और ने की थी? नेहा के मोबाइल की गहराई से जांच की गई। इसमें एक अनजान नंबर मिला। यह नंबर सिम कार्ड का था, जबकि नेहा ज्यादातर वाईफाई ही चलाती थी। पुलिस ने उस सिम की लोकेशन निकाली। फोन पिछले 6 दिनों से बंद था, लेकिन उसकी आखिरी लोकेशन लखरावा गांव का वही बाग निकली जहां लाश मिली थी। इस नंबर की एक और लोकेशन घूरपुर थाना इलाके की भी मिली। इसी सुराग के आधार पर पुलिस उस जगह पहुंची। वहां एक आधा टूटा मकान था। दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो दीवारों पर खरोंचें दिखीं, जैसे कोई छटपटा रहा हो। फर्श पर हाथों के निशान थे। अंदर एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी थी, जिस पर कुछ बाल चिपके हुए थे।
फॉरेंसिक जांच हुई तो साफ हो गया कि वे बाल नेहा के ही थे। अब पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। यह तय हो गया कि साक्षी की हत्या दीपक ने की थी, लेकिन नेहा की हत्या किसी और ने की थी। कोई ऐसा इंसान जो नेहा को जानता था और जिस तक पहुंचना अब पुलिस के लिए अगला सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। नेहा की लाश जिस दिन मिली थी, उसी दिन से गांव का एक युवक नरेंद्र यादव भी गायब था। जिस जमीन में नेहा को दबाया गया था, वह जमीन नरेंद्र के चाचा की थी। यही बात पुलिस को खटक गई। इसके बाद नरेंद्र की तलाश शुरू हुई। करीब 5 दिन की खोज के बाद पुलिस ने उसे रसूलाबाद के पास एक झोपड़ी से पकड़ लिया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ हुई तो वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया और टूट गया। नरेंद्र ने बताया कि वह नेहा से बहुत प्यार करता था, लेकिन नेहा उससे दूर होती जा रही थी। वह किसी और से बात करने लगी थी। यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर नेहा उसकी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। घटना वाले दिन वह नेहा को आखिरी बार बात करने के बहाने उस टूटे हुए मकान में ले गया। वहां उसने नेहा पर दबाव डाला कि वह उसकी बात मान ले, लेकिन नेहा ने साफ मना कर दिया और वहां से जाने लगी। इसी दौरान नरेंद्र ने उसके साथ जबरदस्ती की और फिर उसकी जान ले ली। इसके बाद उसने नेहा की लाश अपने चाचा की जमीन में गाड़ दी। इस तरह पुलिस के सामने साफ हो गया कि साक्षी की हत्या दीपक ने की थी और नेहा की हत्या नरेंद्र यादव ने। हत्या के दोनों मामले प्रेम प्रसंग से जुड़े हैं। फर्क इतना है कि एक मामले में युवती अपने प्रेमी की दीवानी थी और उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि दूसरे मामले में आरोपी युवक नरेंद्र नेहा का दीवाना था, जबकि नेहा पहले मामले के आरोपी दीपक की दीवानी थी। दीपक नेहा को और नेहा अपने आशिक नरेंद्र को ठुकरा चुकी थी, इसलिए नरेंद्र ने नेहा को हासिल करने उसकी हत्या कर दी, जबकि दीपक ने अपनी प्रेमिका साक्षी की हत्या उससे पीछा छुड़ाने के लिए की थी। दीपक और नरेंद्र जेल में है और केस अदालत में चल रहा है। और आज की दूसरी कहानी दिल्ली की है। 3 दिसंबर 2019 की सुबह करीब 4:45 का वक्त था। कृष्णा अपरा सोसाइटी के गेट पर ड्यूटी पर 3 सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे। ठंड ज्यादा थी, इसलिए वे आग जलाकर उसके पास बैठे हाथ सेंक रहे थे। तब अचानक टावर ए की तरफ से जोर की आवाज आई, जैसे ऊपर से कोई भारी चीज नीचे सड़क पर गिर गई हो। एक गार्ड गेट पर ही रुक गया और बाकी 2 गार्ड उस तरफ भागे जहां से आवाज आई थी। टावर ए के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि सड़क पर 3 लोग पड़े थे और चारों तरफ खून फैला हुआ था। उनमें एक आदमी और 2 औरतें थीं। ऐसा लग रहा था कि वे ऊपर के किसी फ्लैट से नीचे गिरे हैं या किसी ने उन्हें धक्का दे दिया है। गिरने से एक आदमी और एक औरत बिल्कुल बेसुध पड़े थे। दूसरी औरत दर्द से कराह रही थी और उसके शरीर में थोड़ी हरकत भी हो रही थी। यह देखकर दोनों गार्ड डर गए और तुरंत आवाज देकर तीसरे गार्ड को भी वहां बुला लिया। तीनों गार्डों ने जब सड़क पर खून से लथपथ पड़े लोगों को ध्यान से देखा तो वे तुरंत पहचान गए। वे तीनों गुलशन वासुदेवा, उनकी पत्नी परमीना और उनके साथ रहने वाली संजना थे। गार्डों ने बिना देर किए सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को खबर दी। वे भी तुरंत मौके पर पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में सोसाइटी के दूसरे लोग भी एक दूसरे से जानकारी मिलने पर वहां इकट्ठा हो गए। इसी बीच दयानंद नाम के एक गार्ड ने पुलिस कंट्रोल रूम को इस हादसे की सूचना दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम से यह खबर तुरंत ही स्थानीय इंदिरापुरम थाने को दे दी गई। उस समय इंदिरापुरम थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह पूरी रात गश्त करने के बाद अपने ऑफिस में बैठे थे। थकान दूर करने के लिए वह चाय की चुस्की ले ही रहे थे कि तभी मुंशी आकर उन्हें कंट्रोल रूम से आई सूचना के बारे में बता गया। खबर ऐसी थी कि चाय का घूंट उनके गले से उतरना मुश्किल हो गया। उन्होंने तुरंत एसआई शिशुपाल सिंह, धीरेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार और कांस्टेबल विकासवीर व श्यामलाल को साथ लिया। इसके बाद वे करीब 10 मिनट के भीतर कृष्णा अपरा सोसाइटी पहुंच गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही सोसाइटी के लोगों ने पास के शांति गोपाल अस्पताल में फोन करके एम्बुलेंस बुला ली थी। जब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और तीनों खून से लथपथ लोगों की नब्ज देखी तो साफ हो गया कि गुलशन सचदेवा और उनकी पत्नी परमीना की मौत हो चुकी थी। वहीं परिवार की दूसरी महिला सदस्य संजना की सांसें अब भी चल रही थीं। एम्बुलेंस आते ही पुलिस ने बिना देर किए संजना को शांति गोपाल अस्पताल भिजवा दिया। उसके साथ एसआई शिशुपाल सिंह भी अस्पताल गए। उधर घटनास्थल का मुआयना करने के बाद इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि छत से गिरने वाले गुलशन वासुदेवा और उनके घर के ही सदस्य थे। सोसाइटी के लोगों से बात करने पर पता चला कि गुलशन 8वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 806 में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह सोसाइटी के अफसरों और साथियों के साथ जब उस फ्लैट तक पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। गार्डों की मदद से दरवाजा तोड़कर वे अंदर गए। कमरे में 2 लाशें पड़ी थीं। कमरे की दीवारों पर परिवार की बचपन से अब तक की कई फोटो लगी थीं। पुलिस ने घर के हर कमरे को देखा। इसके बाद पता चला कि केवल 3 लोग ही नहीं मरे थे, बल्कि घर में 2 और लोग मरे थे, एक लड़की, एक लड़का।
सोसाइटी के लोगों ने बताया कि मरी हुई बच्चे कृतिका और ऋतिक थे। उनकी हत्या गला रेत कर की गई थी। उसी कमरे में उनका पालतू खरगोश भी मरा मिला। ऐसा लग रहा था कि उसे भी गला मरोड़कर मार दिया गया था। भोर का उजाला फैल चुका था और 5 लोगों की मौत की खबर पूरे सोसाइटी में आग की तरह फैल गई। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने तुरंत अपने बड़े अफसरों एएसपी केशव कुमार, एसपी मनीष मिश्रा और एसएसपी सुधीर कुमार सिंह को घटना की जानकारी दी। खबर इतनी बड़ी थी कि कुछ ही देर में जिले के सारे बड़े अफसर मौके पर आ गए। फॉरेंसिक टीम और मीडिया के लोग भी आ चुके थे। सोसाइटी में लोग बहुत जमा हो गए थे। हर कोई जानना चाहता था कि ऐसा बड़ा हादसा कैसे हुआ। पुलिस ने पूरे घर को ध्यान से देखा। फॉरेंसिक टीम ने अलग अलग जगह से फोटो और फिंगरप्रिंट लिए और सबूत अपने पास रख लिया ताकि आगे पता चल सके कि यह सब कैसे हुआ। इस बीच गुलशन के करीबी दोस्त और झिलमिल कॉलोनी में रहने वाले उसके रिश्तेदार भी खबर सुनकर घटनास्थल पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने सभी से बात की और उनके बयान लिख लिए। करीब 11 बजे पुलिस ने 5 शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिए। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि गुलशन वासुदेवा ने बच्चों की हत्या करने के बाद खुद को मारने की कोशिश की थी। एक कमरे में पंखे से लगा फंदा भी मिला। ऐसा लग रहा था कि एक ही कमरे में 3 फंदे लगाने की जगह नहीं होने के कारण उसने तरीका बदल लिया। गुलशन, उसकी पत्नी और साथ में मरने वाली संजना ने बालकनी में कुर्सियां लगाईं और फिर तीनों एक साथ नीचे कूद गए। उन्होंने वही कमरा चुना जिसकी बालकनी में जाली नहीं लगी थी। कमरे में ड्राइंग रूम की दीवार पर एक बड़ा प्रोजेक्टर और बड़ा होम थिएटर भी रखा हुआ था। इससे लगता था कि पूरा परिवार डिजिटल चीजों का काफी इस्तेमाल करता था। पुलिस को एक कमरे में बड़ा चाकू और रस्सी मिली। कमरे से कुछ पैसे भी मिले, 5 और 100 के नोट, कुल लगभग 10,000 रुपए। सोसाइटी के लोगों से पूछने पर पता चला कि उसी दिन सुबह उन्होंने गार्ड, मेड और सोसाइटी के दूसरे कर्मचारियों को जैकेट और कंबल भी दिए थे। शाम को घर के मंदिर में परिवार के साथ पूजा भी की थी। घटना को देखकर साफ था कि गुलशन नहीं चाहता था कि परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा बचे। इसके लिए उसने मौत तक पहुंचने के कई तरीके सोचे थे। रसोई में मिली सल्फाज और गिलास, बाथरूम में मिली सिरिंज और बेडरूम में मिले चाकू और रस्सी यही दिखा रहे थे कि गुलशन बच्चों की हत्या हर हाल में करना चाहता था ताकि उसके मरने के बाद किसी को मुश्किल जिंदगी न झेलनी पड़े। ऐसा लगता है कि गुलशन ने पहले बेटे और बेटी की हत्या की। इसके बाद गुलशन ने अपनी पत्नी परमीना और संजना के साथ 8वीं मंजिल से कूदकर खुद की जान ले ली। घटना की पूरी स्थिति देखकर लगता था कि यह पूरी वारदात पहले से ही प्लान की गई थी। घटना को देखकर साफ लग रहा था कि यह सब पहले से ही सोच समझकर किया गया था। कॉलोनी के लोगों से पूछताछ में यह भी पता चला कि गुलशन ने यह योजना कई दिन पहले ही बना ली थी। उनके घर पर काम करने वाली मेड कुंती की मौसी गीता ने पुलिस को बताया कि कुंती ने सिर्फ 1 महीने घर में काम किया था। 27 नवंबर को गुलशन ने उसका हिसाब दे दिया और कहा कि वह कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। एक सबसे अहम बात यह थी कि ड्राइंग रूम की दीवार पर पुलिस को एक नोट मिला। उसमें गुलशन ने लिखा था कि इस पूरे हादसे के लिए उसका साढ़ू राकेश वर्मा जिम्मेदार है। साथ ही उसने अपनी आखिरी इच्छा भी लिखी थी कि सभी के शव एक साथ एक ही जगह अंतिम संस्कार किए जाएं। पोस्टमार्टम में पता चला कि गुलशन के शरीर पर 4 जगह चोटें लगी थीं, जबकि परमीना और संजना के शरीर पर लगभग 6 जगह चोटें थीं। यह अभी साफ नहीं हो पाया कि उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ लिया था या नहीं। इसका पता फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि सभी की मौत लगभग 4 घंटे के भीतर हुई थी। इसके बाद अगले दिन पुलिस ने 5 शव परिवार वालों को दे दिए। गुलशन, उसकी पत्नी परमीना और दोनों बच्चों का शव परिवार वालों ने लेकर उसी दिन हिंडन घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया। संजना, जो गुलशन की मैनेजर थी, उसका शव लेने उसकी मां नूरजहां और भाई फिरोज आए। उन्होंने उसका शव ले जाकर दफनाया। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा संजना पर ही थी क्योंकि वह दूसरे धर्म की थी। लोग सवाल कर रहे थे कि संजना गुलशन वासुदेवा के परिवार के साथ जान देने के लिए कैसे तैयार हो गई। यही नहीं, लोग यह भी जानना चाहते थे कि गुलशन और संजना का रिश्ता क्या था। हालांकि संजना की मां और भाई ने पुलिस को जो बातें बताईं, उससे स्थिति काफी हद तक साफ हो गई। गुलशन वासुदेवा उर्फ हरीश पहले पूर्वी दिल्ली की झिलमिल कॉलोनी में रहते थे। अक्टूबर 2019 में वह इंदिरापुरम की कृष्णा अपरा सफायर सोसाइटी में किराए पर आकर रहने लगे। वह 8वीं मंजिल के फ्लैट नंबर A806 में रहते थे। उनके साथ उनका 13 साल का बेटा ऋतिक, 18 साल की बेटी कृतिका, 43 साल की पत्नी परमीना और 26 साल की उनकी मैनेजर संजना रहती थी। गुलशन का दिल्ली के गांधीनगर रेडीमेड मार्केट में जीन्स का कारोबार था। कृतिका दिल्ली के श्रेष्ठ विहार स्थित DAV पब्लिक स्कूल में क्लास 12 में पढ़ती थी, जबकि ऋतिक उसी स्कूल में क्लास 9 में पढ़ता था। कृतिका को फैशन का बहुत शौक था, इसलिए वह 12वीं के बाद किसी फैशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की तैयारी कर रही थी।
उसका सपना था कि वह एक सफल फैशन डिजाइनर बने। इसके लिए वह खूब मेहनत भी करती थी। गुलशन को अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार था। वह उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। जीन्स के कारोबार के साथ साथ गुलशन के और भी कई काम थे। उन्होंने प्रॉपर्टी के काम में काफी पैसा लगा रखा था। कोलकाता में एक बड़े बिजनेसमैन के साथ भी उन्होंने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। लेकिन पिछले कुछ समय से करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का उनका पैसा फंसा हुआ था। देश में नोटबंदी के बाद से उन्हें वह पैसा वापस मिलना बंद हो गया था। इसके बावजूद गुलशन के परिवार में आपस में बहुत प्यार था। गुलशन जब भी फुर्सत पाते परिवार को लेकर अक्सर घूमने निकल जाते थे। जिस अपरा सफायर सोसाइटी में गुलशन 2 महीने पहले रहने आए थे, उससे पहले वह करीब 4 साल तक पास की ही एटीएस सोसाइटी में रहते थे। उस समय उनके साथ उनके 80 साल के पिता नारायण दास वासुदेवा भी रहते थे। गुलशन की पत्नी परमीना बहुत समझदार महिला थी। वह अपने बीमार ससुर की पूरी देखभाल करती थीं। नारायण दास अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू परमीना को मानते थे। लेकिन जब आर्थिक हालत अचानक खराब होने लगी और गुलशन ने घर बदला, तो उन्होंने अपने पिता को बड़े भाई सतपाल के घर छोड़ दिया। गुलशन नहीं चाहते थे कि उनकी खराब फाइनेंशियल कंडीशन का असर उनके पिता की सेहत पर पड़े। गुलशन वासुदेवा 3 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे थे। उनकी सबसे बड़ी बहन विधवा थी और अपने बच्चों के साथ रहती थी। उनके दोनों बड़े भाई देवेंद्र और सतपाल भी शादीशुदा थे। दोनों अपने परिवार के साथ दिल्ली की झिलमिल कॉलोनी में ही रहते थे। उनका भी गांधीनगर में रेडीमेड गारमेंट का काम था। पिता नारायण दास रेलवे से रिटायर हो चुके थे। उनकी देखभाल गुलशन ही करता था, इसलिए पिता अपनी पूरी पेंशन विधवा बेटी को भेज देते थे। हालांकि गुलशन के दोनों बड़े भाई आर्थिक रूप से ठीक थे। पिछले कई सालों से कारोबार में नुकसान होने के बाद दोनों भाइयों ने शुरुआत में गुलशन और उसके परिवार की काफी मदद की, लेकिन बाद में अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने के कारण उन्होंने मदद करना बंद कर दिया। इसी वजह से धीरे धीरे गुलशन का अपने परिवार वालों से फासला बढ़ता चला गया। एटीएस सोसाइटी में गुलशन के पास 2 बेडरूम का फ्लैट था, जबकि कृष्णा अपरा सोसाइटी में उन्होंने 3 बेडरूम का फ्लैट लिया। इसी वजह से उनकी मैनेजर संजना भी उनके साथ आकर रहने लगी। दिल्ली के वेलकम इलाके की रहने वाली संजना करीब 7 साल से गुलशन के साथ थी। शुरू में वह फैक्ट्री में काम देखती थी, लेकिन धीरे धीरे वह गुलशन के घर में आने जाने लगी। 1.5 महीने पहले गुलशन अपने परिवार के साथ एटीएस सोसाइटी से कृष्णा अपरा सफायर सोसाइटी शिफ्ट हुए और तब से संजना उनके साथ ही रह रही थी। हालांकि संजना का गुलशन से रिश्ता क्या था, यह किसी को पता नहीं था। संजना मुस्लिम समुदाय से थी। उसका असली नाम चांदनी था, लेकिन 3 साल पहले उसने अपना नाम संजना रख लिया। 26 साल की संजना करीब 7 साल से गुलशन वासुदेवा की फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में काम कर रही थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और उनका रिश्ता काफी मजबूत हो गया। करीब 1.5 साल पहले संजना घर छोड़कर चली गई और कहा कि वह गुलशन वासुदेवा से शादी करने जा रही है। कुछ दिन बाद संजना घर आई, अपने कपड़े और सामान ले गई और फिर गुलशन के कारोबार में पूरी तरह उसकी मदद करने लगी। परमीना के परिजनों ने पुलिस को बताया कि गुलशन और संजना पहले कुछ समय तक लिव इन रिलेशन में थे। शायद उन्होंने चोरी छिपे शादी भी कर ली थी और यह बात परमीना को भी पता चल गई थी। जब पति पत्नी के बीच इस पर बात हुई तो परमीना ने अपने पति की खुशी के लिए संजना को पत्नी के तौर पर उनके साथ रहने की अनुमति दे दी। इसलिए जब गुलशन अपरा सोसाइटी में आए तो उन्होंने संजना से किराए का फ्लैट छुड़वा दिया और अपने परिवार के साथ फ्लैट में ले आए। यह साफ नहीं कर पाया कि संजना सच में गुलशन की पत्नी थी या सिर्फ प्रेमिका, लेकिन यह बात साफ थी कि पूरे परिवार ने संजना और गुलशन के रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि संजना पूरी तरह से परिवार के साथ जुड़ी हुई थी और गुलशन के साथ खुशी खुशी मौत को गले लगाने के लिए तैयार थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर गुलशन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जांच में यह बात भी साफ हो गई। परमीना की बड़ी बहन संगीता के पति राकेश वर्मा, जो साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में रहते हैं, उसने कुछ समय पहले गुलशन से कहा था कि वह प्रॉपर्टी के कारोबार में निवेश करे। गुलशन ने उन्हें 1.25 करोड़ रुपए दिए। बदले में राकेश वर्मा ने 2015 में अपनी मां फूला वर्मा से शालीमार गार्डन स्थित कोठी का एग्रीमेंट गुलशन के करीबी सीए प्रवीण बख्शी के नाम करवा दिया, लेकिन 2018 में उसी कोठी को किसी और को बेच दिया। राकेश ने खुद पैसा नहीं लगाया था, बिल्कुल अपने कुछ दोस्तों से उधार पैसे लेकर निवेश कराया था। गुलशन ने जब पैसे वापस मांगने शुरू किए तो राकेश ने चेक दिए जो बाउंस हो गए। बार बार मांगने और तगादा करने के बावजूद राकेश ने पैसे वापस नहीं किए। इसके कारण गुलशन और उसका पूरा परिवार तनाव में आ गया। गुलशन का साफ कहना था कि जिन प्रॉपर्टी में उसने राकेश और उसके जरिए दूसरों के पैसे लगाए थे, उन सभी प्रॉपर्टी के दाम नोटबंदी और रियल एस्टेट में आई मंदी की वजह से काफी गिर गए थे।
निराश होकर गुलशन ने राकेश वर्मा और उसकी मां के खिलाफ साहिबाबाद थाने में धोखाधड़ी, चेक बाउंस और अमानत में खयानत का मामला दर्ज कराया। इसके बाद साहिबाबाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन बाद में उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को पड़ताल करने पर पता चला कि राकेश वर्मा सिर्फ प्रॉपर्टी कारोबारी ही नहीं था, बल्कि पंजाब में होटल भी चलाता था। आर्थिक तंगी की वजह से वहां भी उसे घाटा उठाना पड़ रहा था। उसका पूरा कारोबार झूठ और फरेब पर चल रहा था और कई राज्यों में फैला हुआ था। पुलिस को अब तक कोलकाता, दिल्ली और नोएडा में उसके कारोबार की पुख्ता जानकारी मिली है। राकेश वर्मा ने पटना, उत्तराखंड और झारखंड तक में संपत्तियां बनाई। इन संपत्तियों को बनाने के लिए उसने केवल गुलशन वासुदेव ही नहीं, कई अन्य जानकारों और रिश्तेदारों को भी मोहरा बनाया। इसके अलावा उसने कई जगह होटल कारोबार में भी अपने हाथ डाले थे। गोवा जैसी कुछ जगहों पर राकेश ने होटल किराए पर चलाए, लेकिन हर जगह उसे ही घाटा उठाना पड़ा। इस वजह से वह गुलशन का पैसा वापस नहीं कर सका। एक तरफ राकेश पर कर्ज का दबाव बढ़ा था, वहीं दूसरी तरफ उसने खरीदी या बनाई हुई प्रॉपर्टी भी बेच नहीं पाई। पिछले 4 से 5 साल से वह खुद भी पैसे की तंगी में था। इधर करोड़ों के नुकसान से दबा गुलशन कई सालों तक घाटे से बाहर आने की कोशिश करता रहा, लेकिन लेनदारों का दबाव उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया। कुछ दिन पहले कोलकाता की कंपनी में करीब 60 लाख रुपए डूबने का पता चलने पर वह पूरी तरह टूट गया और आखिरकार अपने पूरे परिवार को मार डालने का फैसला कर लिया। इंदिरापुरम पुलिस ने सारे तथ्य सामने आने के बाद गुलशन के साढ़ू राकेश वर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राकेश की मां फूला देवी इससे पहले ही भाग चुकी थी। इस डरावने हत्या और खुदकुशी के मामले के बाद पुलिस अब पूरी तरह जांच में जुटी थी और आरोप पत्र बनाने में लगी हुई थी। इस दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक हंसता खेलता परिवार कुछ गलत फैसलों और पैसों के तनाव की वजह से खत्म हो गया। गुलशन अगर समय रहते अपने दुख किसी अपने से साझा करता, कानून का सहारा लेकर धैर्य रखता, तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, मौत किसी समस्या का हल नहीं होती। पैसों का नुकसान दोबारा पूरा हो सकता है, लेकिन जान एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। मुश्किल समय में अकेले फैसला लेने के बजाय अपनों से बात करनी चाहिए और सही रास्ता चुनना चाहिए। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझ